जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सभी साथी एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको प्ले स्टोर में जाना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, हिंदी साहित्य का। ठीक है, हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड कर लो। और दोस्तों ये मास्टर कैडर, जो भी हमारे साथी मास्टर कैडर का एग्जाम दे रहे हैं, तो मास्टर कैडर के लिए स्पेशल मॉडल पेपर तैयार किया है। आप इस मॉडल पेपर को दोस्तों क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, जिसमें 30 मॉडल पेपर रहेंगे और कुल मिला के 4500 प्रश्न रहेंगे। 4500 प्रश्न ये मात्र 599 में रहेंगे, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों हिंदी साहित्य 1500 में 12 महीने। जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी आ जाएं और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। ट्रिक से पढ़ना है, विस्तृत पढ़ना है, टेस्ट लगाना है, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर होती हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और आपको उत्तर बताना है कि साहित्य सुधारक किसे कहा जाता है। बताइए, साहित्य सुधारक किसे कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आपको एक बार लाइक करना है फटाक से और उत्तर बता देना है साहित्य सुधाकर किसे कहा जाता है प्रश्न क्रमांक 1 में, और शेयर कर देना अपने मित्रों तक। जल्दी जल्दी से बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और आपका आंसर जा रहा है नाथूराम शर्मा शंकर, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि किसने माना? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? सियाराम शरण गुप्त ने, दिनकर ने, पांडे ने या फिर चतुर्वेदी ने? प्रश्न क्रमांक 2 और 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 का उत्तर बताना है। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है, ये आपको बताना है 2 नंबर में। और 2 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का उत्तर बताइए जल्दी से। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को जो महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है वो माना है किसने? दिनकर जी ने। ठीक है, दिनकर जी के बारे में याद रख लेना कि सर इनका जन्म हुआ था 1908 में। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 में। इन्हें अनल का कवि कहा जाता है, इन्हें आग का कवि कहा जाता है। किसको? दिनकर जी को। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इनकी रचना उर्वशी को दोस्तों क्या मिला था? उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी अपन को याद रख लेना। कब मिला था? तो 1972 को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्रजभाषा की आधुनिक कवि इनमें से कौन है? प्रश्न क्रमांक 3 में जल्दी जल्दी से आ जाएं सभी साथी और लाइक जरूर करते जाएं। ठीक है, बताओ जल्दी से ब्रजभाषा की आधुनिक कवि इनमें से कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुमित्रानंदन पंत? प्रश्न क्रमांक 3 में आपको राइट आंसर चयन करना है। 3 का उत्तर आपको बताना है। ब्रजभाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? आधुनिक कवि कौन है? जल्दी से बताओ 3 नंबर में, और अपने मित्रों तक शेयर कर दो। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि सर ब्रजभाषा के जो आधुनिक कवि इनमें से कौन है? आपका सीधा आंसर जा रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर है। बी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आंसू की बालिका एक किस कवि की रचना है? आंसू की बालिका एक किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, नरेंद्र शर्मा की या फिर महादेवी वर्मा की? जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएं। आंसू की बालिका एक किस कवि की रचना है? ये आपको चयन करना है 4 नंबर में और जल्दी से उत्तर बताना है। बताइए, आंसू की बालिका ये किस कवि की रचना है? 4 नंबर में, और 4 का सीधा आंसर जा रहा है, क्या जा रहा है कि सर आंसू की बालिका ये जो रचना है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आंसू की बालिका सुमित्रानंदन पंत जी की। बहुत बढ़िया बाल गोविंद जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के या फिर
प्रगतिवाद युग के। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको उत्तर बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये किस युग के कवि हैं, ये आपको चयन करना। 5 नंबर में 5 का उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे, बताइए जल्दी। पुष्पा जी कुशवाहा और लखविंदर जी 5 नंबर में, और 5 का सीधा आंसर जा रहा है कि सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये किस युग के कवि हैं। उत्तर हो जाता है द्विवेदी युग के कवि। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बी नंबर आपका द्विवेदी युग बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन और फिर निराला। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको उत्तर चयन करना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि के कौन है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए ओपी चिंपा जी। 6 नंबर में आपको चयन करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 6 और 6 का राइट आंसर होता है कि सर प्रेम और मस्ती का कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, चिरगांव, मऊरानीपुर या फिर मेदिनीपुर में? बताइए। 1886 में जन्म हुआ था दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रबंध काव्यों की रचना की है। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। 19 तो इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं दोस्तों, और 2 इन्होंने महाकाव्य भी लिख दिए। ठीक है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, ये अपन को याद करना है कि सर इनका गांव हुआ था चिरगांव, जिला झांसी में। ठीक है, 1886। ठीक है, वेरी गुड। किसके नवीन चंद को देखकर रबर चंद कहकर मजाक उड़ाया गया? बताओ, किसके नवीन चंद को देखकर रबर चंद कहकर मजाक उड़ा गया? अज्ञेय, निराला, जगदीश गुप्त या फिर धर्मवीर भारती? प्रश्न क्रमांक 8 में आपको चयन करना है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाता है? 8 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। 8 में किसके नवीन चंद को देखकर रबर चंद कहकर मजाक उड़ाया गया? 8 नंबर में, और सीधा आंसर जा रहा है, क्या जा रहा है? जल्दी से बताओ। 8 में आपने बता दिया कि सर यहां पर निराला लगा दो। बी नंबर आपका सही है, निराला राइट आंसर है। गांधी पंचसती के रचयिता कौन है? गांधी पंचसती इसके रचनाकार कौन है? बताइए। सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेलकर या फिर जयशंकर प्रसाद? गांधी पंचसती इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। और प्रश्न क्रमांक 9 है। 9 का राइट आंसर आपको चयन करना है। ठीक है, गांधी पंचसती के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया। लाइक सभी साथी कर दो और अपने मित्रों तक शेयर भी कर देना है आपको। जल्दी से सभी शेयर करना है। गांधी पंचसती के रचनाकार कौन है? और प्रश्न क्रमांक 9 और 9 में उत्तर जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या ये किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ प्रसाद की, रामस्वरूप चतुर्वेदी की, इंद्रनाथ मदान की या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की? प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 10 में आंसर चयन करना। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या ये किसकी पुस्तक है? जल्दी से बताएं और शेयर कर दो अपने मित्रों तक। प्रश्न क्रमांक 10 में राइट आंसर जा रहा है कि सर ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक अनुपम जी ने बताया है सी, लेकिन बी बताया हेना जी ने। बिल्कुल सही, रामस्वरूप चतुर्वेदी। बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तार सप्तक में किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? तार सप्तक बताइए किसका नहीं है? 11 नंबर उदय यादव जी। एक बार लाइक करके शेयर जरूर किया करें और अपने मित्रों तक शेयर कर दो। तार सप्तक में किस कवि की रचना का समावेश नहीं है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 में लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर भी करते रहिए और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी डाउनलोड कर लें। विजय शंकर जी बताएं। और उत्तर चला गया कि सर गिरजा कुमार माथुर की है, प्रभाकर की भी है, रामविलास शर्मा की भी है, लेकिन रघुवीर सहाय की नहीं है। यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर वेरी गुड। दूसरा सप्तक
किस वर्ष प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक बताना है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। 12 नंबर में 1950 में, 51 में, जल्दी से बताओ 52 में या फिर 56 में। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। और 12 नंबर में आपका सही आंसर है कि सर पहला तो हुआ था 1943 में, दूसरा तो हुआ था 1951 में, तीसरा तो हुआ था 1959 में और चौथा हुआ था 1979 में। तो ये 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। तो आपका उत्तर यहां पर बी नंबर है 1951। ठीक है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थान बताइए। ओ 13 नंबर में ओ का उच्चारण स्थान आपको चयन करना है। सरोज जी, रागिनी जी, लालदास सिन्हा जी, प्रश्न क्रमांक 13 नंबर में आपको चयन करना है। उत्तर बताइए ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। दंत है, मूर्धा है, तालु है या फिर कंठोष्ठ है। क्या हो जाता है 13 नंबर। ओ का उच्चारण स्थान बताइए। ओ का उच्चारण स्थान क्या है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर ओ का उच्चारण स्थान पूछ रहे हो तो ये इसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ यानी कि आपका डी नंबर कंठोष्ठ बिल्कुल सही है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्षमा, घटना, क्षेत्र या फिर रीति। इनमें से पुल्लिंग शब्दों की आपको चयन करना है। पुल्लिंग शब्दों का चयन करना है। जल्दी से बताइए। पूनम जी बताओ, जॉनी जी, रेणु जी, सरोज यादव जी, प्रश्न क्रमांक 14 नंबर में। और 14 का आपका सही आंसर क्या जा रहा है कि सर पुल्लिंग शब्द पूछा है। और पुल्लिंग शब्द में आपका सही आंसर जा रहा है कि सर क्षेत्र। क्षेत्र आपका ये सी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। क्षेत्र आपका राइट है। पुल्लिंग शब्द क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, सी नंबर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक बताना है। बताइए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कौन सा कारक है। कारक चयन करना है। करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। बताओ, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस पर कारक कौन सा है। कारक का आपको चयन करना है और कारक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कारक का राइट आंसर आपको चयन करना है। ये बताओ, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक चयन करो। प्रश्न क्रमांक आपका 15 है और 15 में आपको कारक का चयन करना है और 15 का उत्तर हो जाएगा कि सर इसमें अधिकरण कारक सही है। डी नंबर आपका राइट आंसर है, अधिकरण कारक। वेरी गुड। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा। जड़ का विलोम, जड़ का विलोम शब्द बताना है कौन सा है। स्थावर है, चेतन है, पराजय है या फिर शांत है। शांत बताइए, जड़ का विलोम शब्द क्या है बताएं। प्रश्न क्रमांक 16 का राइट आंसर आपका क्या जा रहा है। जड़ का विलोम शब्द आपको चयन करना है 16 नंबर में। और उत्तर क्या है, जड़ का विलोम शब्द। और जड़ का विलोम हो गया कि सर जड़ का हो जाएगा चेतन, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। चेतन आपका राइट आंसर है। चेतन सही है। फल का पर्यायवाची शब्द बताइए। फल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। फरेब है, फणी है, परिणाम है या फिर फिराक है। फल का पर्यायवाची शब्द क्या है प्रश्न क्रमांक 17 में। और 17 का उत्तर क्या होता है। 17 का उत्तर बताइए। फल का पर्यायवाची शब्द बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। फल का 17 का आंसर बताना है और फल का उत्तर हो जाएगा आपका परिणाम। परिणाम यानी कि सी नंबर। सी नंबर आपका राइट आंसर है। फल का पर्यायवाची है परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। नई कविता का बताना है 18 नंबर में। अज्ञेय, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर निराला। नई कविता के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है 18 नंबर में आपको चयन करना है और लाइक करना है। आपको अपने वीडियो को शेयर कर देना है। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है ये 18 नंबर में। और आपका उत्तर है अज्ञेय, यानी कि ये नंबर आपका सही है। अज्ञेय आपका राइट आंसर है। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है अज्ञेय। मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का क्या नाम है। मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता कौन सी है।
19 नंबर में बताइए कुबेर जी, 19 नंबर में मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का नाम बताना है और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता कौन सी है? 19 में। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर मुक्तिबोध की चर्चित जो लंबी कविता है उस लंबी कविता का नाम है अंधेरे में। अंधेरे में यानी बी नंबर आपका सही है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। अंधेरे में आपका सही है। यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? यह दीप अकेला अज्ञेय, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय और दोस्तों ये बताना है यह दीप अकेला। 20 नंबर में उत्तर बताइए जल्दी से। 20 नंबर का आंसर क्या हो रहा है आपका? बताइए यह दीप अकेला इस कविता के रचनाकार कौन है? ये बताना है। रंजीत कुमार जी, सरोज यादव जी, लालदास जी, सभी लोग बताएंगे कि यह दीप अकेला यानी कि अज्ञेय आपका सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर है। माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? हिंदी की पहली कहानी माधवराव सप्रे, इनकी बताना है। इनकी किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के रूप में की जाती है? किसकी की जाती? टोकरी भर मिट्टी, एक पथिक का स्वप्न, आजम या फिर सम्मान किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 21। माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के रूप में की जाती है? 21 में। और 21 का सही आंसर जा रहा है 1 नंबर यानी कि टोकरी भर मिट्टी। टोकरी भर मिट्टी, ये 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी या फिर उसने कहा था? प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? बताएं विद्या जी, अरुण जी, और बताना है प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है 22 नंबर में। और 22 का सीधा आंसर क्या जा रहा है? 22 का सही आंसर क्या जा रहा है? 22 का आंसर बताना है। और 22 में आपका सही आंसर जा रहा है उसने कहा था। उसने कहा था, ये पता है गुलेरी जी की कहानी है। और दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है यानी कि डी नंबर। उसने कहा था। इन्होंने 3 कहानियां लिखी दोस्तों, और 3 कहानियां लिखकर ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे गुलेरी जी। ठीक है, और नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? नई कहानी भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 23 में। और बताइए प्रमोद सैनी जी, हिना सिद्दीकी जी, राइट आंसर आपको चयन करना है और जल्दी से मित्रों को शेयर भी कर देना है। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? 23 का अच्छा क्वेश्चन है। और आपका राइट आंसर क्या जा रहा है? आंसर जा रहा है कमलेश्वर। कमलेश्वर यानी बी नंबर आपका सही है। ठीक है, नई कहानी की भूमिका कमलेश्वर आपका राइट आंसर है। बी नंबर आपका सही है। अद्भुत लाश उपन्यास किसका है? अद्भुत लाश 24 में। अद्भुत लाश ये उपन्यास बताना है। ये अद्भुत लाश उपन्यास के रचनाकार बताना है। जासूसी उपन्यास के आपने देखा होगा, जासूसी उपन्यासों की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर अद्भुत लाश उपन्यास ये किसका है? 24 का आंसर आपको चयन करना है। और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर अद्भुत लाश ये उपन्यास है गोपाल राम गहमरी का। 1 नंबर आपका सही है। 1 नंबर आपका राइट आंसर चला जाता है। ये नंबर सही हो जाता है। माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? बताओ। माधवी माधव का मदन मोहिनी, इस उपन्यास के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, हरिऔध, ब्रजनंदन सहाय या फिर मन्नन द्विवेदी? ये प्रश्न क्रमांक 25 का राइट आंसर आपको चयन करना है। और 25 का सीधा आंसर जा रहा है कि माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर चला जाता है किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी लगा दिया राइट आंसर 25 में। ये लगा दिया, बहुत बढ़िया लवली चौधरी जी। नेक्स्ट देखो, कुसुम कुमारी रचना के लेखक कौन माने जाते? कुसुम कुमारी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुसुम कुमारी ये किसकी रचना है? सोनू रावत जी, मंजू यादव जी, सिमरन पाल जी, बताओ। यहाँ पर 26 कुसुम कुमारी रचना के लेखक कौन है? ये आपसे आंसर पूछा गया है और आपको बताना है कि सर कुसुम कुमारी
यानी कि देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है। कुसुम कुमारी रचना के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, ये नंबर राइट। देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? देहाती दुनिया ये किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या फिर आत्मकथा है? देहाती दुनिया 27 में आंसर आपका जा रहा है कि सर देहाती दुनिया की बात कर रहे हो, तो आप इसमें उपन्यास लगा दो, बी नंबर लगा दो, उपन्यास आपका सही है। देहाती दुनिया की रचना का देहाती दुनिया जो है ये उपन्यास, ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना है। और देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय, ये दोस्तों इनकी रचना है, उपन्यास है, बी नंबर आपका सही है। दिलो दानिश रचना किसकी है? दिलो दानिश की रचना किसकी है? राही मासूम रजा की, सानी की, कृष्णा सोप्ती की या फिर बिमल मित्र की? 28 में आपको चयन करना है। दिलो दानिश इससे रचना किसकी है ये आपको बताना है। 28 नंबर में लाइक कर देना, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दो 28 में। और 28 में आपका दिलो दानिश की रचना किसकी है बताइए। दिलो दानिश की रचनाकार कौन है 28 नंबर में? और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर कृष्णा सोप्ती लगा दो, सी नंबर लगा दो, कृष्णा सोप्ती आपका राइट आंसर है। दिलो दानिश ये कृष्णा सोप्ती की रचना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखो, भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। अच्छा क्वेश्चन आया, भारतेंदु का कौन सा नाटक है जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? दुर्लभ बंधु है, पाखंड विडंबन है, विशस्य विषमोषधम या फिर अंधेर नगरी है? 29 का सही उत्तर आपको चयन करना है। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर भारतेंदु का कौन सा नाटक है? उत्तर चला जाएगा ए नंबर, यानी कि दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु ए नंबर आपका राइट आंसर, ठीक है, दुर्लभ बंधु आपका सही है। ममता जी वेरी गुड, ए नंबर आपने बिल्कुल सही लगाया है। विपिन जी ए नंबर, वेरी गुड। दुर्लभ बंधु भारतेंदु का ये नाटक है जो दोस्तों मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या माना जाता है? अनुवाद माना जाता है। नेक्स्ट, नल दमयंती स्वयंवर रचना के लेखक कौन है? 30 में। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है? जल्दी से बताओ, सभी शेयर कर दें जल्दी एक बार और लाइक कर दें। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लो। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप, जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। नल दमयंती स्वयंवर रचना के लेखक कौन है? 30 नंबर का आंसर आपको बताना है। और 30 नंबर में आपका उत्तर हो जाता है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ये नंबर आपका सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर है, बालकृष्ण भट्ट आपका सही है। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? अच्छा क्वेश्चन अनिल कुमार जी, मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है ये आपको बताना है 31 नंबर में। और 30 नंबर में अधूरा नाटक कौन सा है? और उत्तर क्या हो जाएगा? अधूरा नाटक बताना है। राइट आंसर क्या है कि सर जो मोहन राकेश हैं इनका जो नाटक है, कौन सा नाटक अधूरा है? उत्तर चला जाएगा पैरों तले की जमीन। पैरों तले की जमीन ये नंबर आपका सही है, ठीक है, पैरों तले की जमीन आपका ए राइट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, रास्ता दिखाने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? रास्ता दिखाने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? पार्थिव, पथ प्रदर्शक, पाक्षिक या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न क्रमांक आपका 32 है। लाइक कर दो अपने मित्रों तक। अजय कुमार जी, राजा, कृष्णा जी, अमन जी, उदय जी, संजय पाठक जी, 32 में आपको चयन करना है। और 32 का रास्ता दिखाने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। और उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा कि सर रास्ता दिखाने वाले के लिए एक शब्द है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक है, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। पथ प्रदर्शक आपका सही उत्तर हो जाएगा रास्ता दिखाने वाले के लिए। नेक्स्ट है समुद्र मंथन करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? समुद्र मंथन करना, ठीक है। 33 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्र मंथन करना, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे 33 नंबर में। और लाइक भी कर देना सभी मित्रों, ठीक है। समुद्र मंथन करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
और सही आंसर आया है कि सर दृढ़ प्रतिज्ञा करना। ठीक है, डी नंबर, वेरी गुड, डी नंबर सही है। तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयोग किया गया दोस्तों? तुम कहां पढ़ते हो 34 में तुम कहां पढ़ते हो, ये किस प्रकार का विशेषण की कोटि, किस प्रकार के विशेषण की कोटि का प्रयोग किया गया है, ये बताना है आपको सुनील कुमार जी, निष्ठा त्रिवेदी जी। प्रश्न क्रमांक 34 में अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन को दोस्तों जल्दी से उत्तर बताना है। बताइए, तुम कहां पढ़ते हो, ये किस प्रकार की कोटि का इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है, ये आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, सीधा आंसर जा रहा है कि सर 34 में आप उत्तर लगा दो प्रश्नवाचक। बी नंबर लगा दिया, वेरी गुड आंसर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चरण धरत चिंता करत चितवत चरहूं और सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर, ये बताना है 35 नंबर में। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं और सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर, इसमें कौन सा छंद है, ये 35 में आपसे पूछा गया और 35 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहा। एक नंबर आपका सही है, दोहा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, दोहा है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, उसके सामने कहा अपर कैसा उड़ गया सपर है, ये कौन सा अलंकार है? 36 में अलंकार का चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, और एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, इसमें आपको बताना है कि 36 में उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा। और 36 का राइट आंसर आपको चयन करना। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि सर उत्तर आ गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। वेरी गुड, अजय कुमार जी, रिंकू राय जी, श्लेष अलंकार इसमें हो जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है? 37 में कृष्ण अर्जुन युद्ध ये नाटक किसने लिखा? वृंदावन लाल वर्मा ने, माखन लाल चतुर्वेदी ने, धर्मवीर भारती या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक की किसने लिखा है? 37 नंबर में आपको चयन करना है। 37 नंबर में सभी लोगों को बताना है, एक बार शेयर भी करना है कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है। और 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि माखन लाल चतुर्वेदी, यानी बी नंबर आपका सही है, बी आपका सही है, कृष्ण अर्जुन युद्ध माखन लाल चतुर्वेदी। अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? अंधेर नगरी ये किस प्रकार की कृति है? 38 में बताना है। और 38 का राइट आंसर क्या है? अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है 38 में। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर अंधेर नगरी यानी कि प्रहसन, सी नंबर आपका सही है, प्रहसन सही होगा। ठीक है, प्रहसन राइट आंसर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? तो ये प्रहसन है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? हिंदी का पहला एकांकी बताना है। मंजू यादव जी, रेखा तड़के जी बताइए प्रश्न क्रमांक 39 में, और शेयर भी कर देना है अपने मित्रों तक। सभी लोग लगे रहे, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो दोस्तों। हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? 39 उत्तर बताना है। और उत्तर है कि सर बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु, सी नंबर आपका सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। हिंदी भाषा का पहला एकांकी बादल की मृत्यु, सी राइट। इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दोस्तों लिखित नहीं है? लिखित नहीं है, ये आपको बताना है। रेशमी टाई, चारू मित्रा, 10 मिनट या फिर स्ट्राइक, कौन सी रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? 40 नंबर में आपको चयन करना है। 40 का उत्तर कौन सा है? रेशमी टाई तो है, चारू मित्रा भी है, 10 मिनट भी है 40 नंबर में, और कौन सी नहीं है? उत्तर आपने बिल्कुल सही बताया कि सर स्ट्राइक नहीं है, यानी डी नंबर आपका सही है। वेरी गुड। पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी, एकांकी ये बताना है, एकांकी नाटकों की रचना किसने की है? 41 नंबर में पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू, ये एकांकी के रचनाकार कौन है? बताओ रश्मि पाठक जी, प्रश्न क्रमांक 41 नंबर में आपको चयन करना है। पर्वत के पीछे
और ताजमहल के आंसू, ये एकांकी नाटकों की रचना किसने की है? लक्ष्मी नारायण लाल ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, उदय शंकर भट्ट ने, या फिर भुवनेश्वर प्रसाद ने। 41 नंबर में, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर इसमें लक्ष्मी नारायण लाल लगा देना, ये नंबर लगा देना। ये नंबर का आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, धोखा, बात और भौं निबंधों की रचना किसने की? धोखा, बात और भौं निबंधों की रचना किसने की, ये बताओ। 42 नंबर में, धोखा, बात, भौं निबंधों की रचना किसने की है? 42 नंबर का आपको चयन करना है, और 42 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। मैंने आपको बताया था कि भौं का भी क्या होता है? निबंध होता है। भौं का भी क्या होता है? प्रताप होता है। बात का भी प्रताप होता है, और धोखा का प्रताप तो बहुत बड़ा होता है। धोखा, बात और भौं, ये प्रताप नारायण मिश्र लगा देना। सी नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखो, कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? 43 नंबर में आपको चयन करना है, बताओ। अग्नि, रथ, चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, या फिर आम फिर बोरा गए। बताइए संतोष कुमार जी, निशा जी, कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है 43 नंबर में? और 43 का आंसर बताना है, सीधा सीधा लाइक करना है। अनुपम जी, रागिनी वर्मा जी, गीता जी, और 43 नंबर का उत्तर जा रहा है कि सर आम फिर बोरा गए। ये डी नंबर आपका सही है, ये निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, यानी कि डी आपका सही है। ठीक है, आम फिर बोरा गए, तो ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 43 नंबर में, निबंधों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा है? गुलेरी जी का निबंध कौन सा है? गुलेरी जी का निबंध बताना है कौन सा है। संतोष कुमार जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे, और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है और जल्दी से सेल्फ स्टडी प्ले स्टोर में जाओ, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो। गुलेरी जी का बताना है निबंध कौन सा है 44 नंबर में। और 44 नंबर का उत्तर दारा है कि सर गुलेरी जी का है कछुआ धर्म। ये नंबर आपका सही है, कछुआ धर्म आपका राइट आंसर है। ठीक है, आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है? आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है? रश्मि मानसा, काव्य में रहस्यवाद, गोस्वामी तुलसीदास, और भ्रमर गीत सार। ये 45 नंबर का आंसर है, और 45 नंबर में उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है, ये आपको चयन करना है और लाइक करना है। और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर काव्य में रहस्यवाद। बी नंबर आपका सही है, काव्य में रहस्यवाद आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये सही है ना। अब आपका काव्य में रहस्यवाद बिल्कुल सही है। मुकुल रचना किसकी है? मुकुल रचना किसकी है? मुकुल रचना बताना है ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है, अज्ञे की, या फिर जैनेन्द्र कुमार की? बताओ, 46 नंबर में आपको चयन करना है, मुकुल के बारे में बताना है, मुकुल का राइट आंसर बताना है, जल्दी बताओ। मुकुल में आपने 46 नंबर में लगा दिया है कि सर जो मुकुल है ये आंसर है इसका सुभद्रा कुमारी चौहान। ये नंबर आपका सही है। नेक्स्ट देखो, जो सिलाएं तोड़ते हैं रचना के रचनाकार कौन है? 47 नंबर, जो सिलाएं तोड़ते हैं ये बताना है। सैतालीस नंबर में आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए अभी तक, उस सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। और जो सिलाएं तोड़ते हैं वो कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा आपका? वो है सर केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, जो सिलाएं तोड़ते हैं केदारनाथ अग्रवाल। कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? कुंवर नारायण,
इनकी रचना कौन सी है? 48 नंबर में आपको बताना है कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? 48 नंबर में चांद का मुंह टेढ़ा, पांचाली, इन दिनों, चांदनी और चूनर। कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? 48 नंबर आपसे पूछा गया और 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? 48 में कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? और उत्तर चला जाएगा कि सर आपका सही आंसर जा रहा है इन दिनों। क्या जा रहा है? इन दिनों। ठीक है, कुंवर नारायण की रचना इन दिनों सही है, सी नंबर सही है। वेरी गुड। अगला देख लो, मैत्री शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? अपना काव्य गुरु किसे माना है? मैत्री शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु बताना है। 49 नंबर में आपको चयन करना है, सूरदास को, वल्लभाचार्य को, तुलसीदास को या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को। मैत्री शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किससे माना है? एक क्वेश्चन है 49 नंबर का, और 49 में आपका सीधा जा रहा है कि सर उत्तर लगा दो। मैत्री शरण गुप्त ने अपने काव्य गुरु माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। डी नंबर आपका सही है। ठीक है, डी नंबर राइट। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता कौन है? बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता कौन है? 50 नंबर में बताइए। नागार्जुन है, त्रिलोचन है, प्रसाद है या फिर अग्रवाल है? 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, इसकी रचयिता कौन है? और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर बताया है कि सर 50 में अगर पूछ रहे हो तो बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी यानी कि केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल आपका सही है। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द दोस्तों किसकी पुस्तक है? बताइए, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द ये किसकी पुस्तक है? ये आपको बताना है। 51 में बताना है जाहिद अली जी। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? राखी आनंद जी, क्या है आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, ये पुस्तक किसकी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ममता जी, अरुण जी, किरण कटारिया जी। प्रश्न क्रमांक 51 में, और 51 में उत्तर है बच्चन से, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, ये पुस्तक जो है वो बच्चन से की है। सी नंबर आपका राइट आंसर। वेरी गुड। सभी साथियों के लिए धन्यवाद। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और अपने मित्रों तक शेयर करते रहें दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपके लिए बहुत बढ़िया दोस्तों, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाते रहते हैं, नई स्टूडेंटों का भला हो। ये हिंदी साहित्य का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, और पंजाब मास्टर कैडर के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए गए, 30 मॉडल पेपर, 4500 क्वेश्चन, और पीडीएफ भी इसमें आपको दी जाएगी, और साथ ही 2000 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा किए गए। तो कुल मिला के इसमें 6500 प्रश्न होंगे। 6500 में से 6500 के आप टेस्ट दे पाओगे, 4500 की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, और जिनको भी इसको करना है वो कर सकते हैं। और 1500 में दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, 12 महीने की वैलिडिटी, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, और दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, और हर संडे को टेस्ट, और दोस्तों डाउट्स वाली क्लासें इसमें रहती हैं, ट्रिकी वाली क्लासें रहती है, बहुत सारी क्लासें हैं इसमें। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ें आसान से। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी साथियों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।